खबर तफसील से। गुज़िश्ता 2 रोज से दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए तशद्दुद के वाकयात के बाद मगरबी यूपी में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। 20 दिसंबर को शहर में पेश आए तशद्दुद के वाकयात के बाद से ही जिले में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जिला पुलिस इंतजामिया तैयार है। एहतियात के तौर पर दूसरे अजला से भी एक कंपनी RAF और 4 कंपनियां PAC का इंतजाम कर लिया गया है। हालांकि SSP मेरठ के मुताबिक किसी तरह का इनपुट नहीं है और जिले का माहौल भी पुरअमन है, ताहम एहतियात के तौर पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो घटनाक्रम हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए कल शाम से ही जनपद मेरठ की पुलिस फोर्स पूरी तरह से सक्रिय है और जो भी जनपद के मुअज्जिज और संभ्रांत लोग हैं सभी लोगों से बातचीत कर ली गई है। सभी लोग पूरी तरह पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। किसी प्रकार की मेरठ में कोई समस्या नहीं है। सभी धर्मों के सभी लोग और एकदम बहुत ही अच्छा वातावरण जनपद का है। कुछ जो उपद्रवी लोग थे जो 20 दिसंबर के हिस्सा में चिन्हित थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। कुछ और लोग जिनके नाम इस उपद्रव में आए थे उनकी तलाश भी जारी है और कुछ के खिलाफ नॉन बेल वारंट भी इशू कराया गया है। साथ ही सतर्कता बरतते हुए DGP हेडक्वार्टर से हमें DGP महोदय के द्वारा पर्याप्त मात्रा में फोर्स भी उपलब्ध जनपद को पैरामिलिट्री फोर्स। उधर कानपुर में भी आज सुबह से दिल्ली और अलीगढ़ में तशद्दुद के बाद जिले हुकाम ने हाई अलर्ट जारी करते हुए तमाम हसास इलाकों में भारी तादाद में पुलिस एहलकार को तैनात कर दिया है। साथ ही आला अहदेदारों ने पैदल मार्च भी किया। PAC और फसादात पर काबू पाने वाली गाड़ियां तैनात कर दी गई। दिल्ली में होने वाले फिरका वाराना तशद्दुद पर विश्व हिंदू परिषद ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि दिल्ली में होने वाला तशद्दुद मंसूबा बंद तरीके से कराया जा रहा है। इलाहाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए विश्व हिंदू परिषद के जनरल सेक्रेटरी मिलिंद ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले तशद्दुद में शामिल हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि एक ऐसे वक्त में दिल्ली में तशद्दुद फैलाया जा रहा है जब अमरीकी सदर हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। मिलिंद ने कहा कि दुनिया में मुल्क की छवि खराब करने के मकसद से दिल्ली में तशद्दुद फैलाया जा रहा है। जहां पर भी देश भर में हिंसा हो रही है या हिंसक आंदोलन हो रहे हैं, कल क्या दंगा हो या अलीगढ़ में जो संघर्ष चल रहा है वह हो या मैंगलोर में हुआ हो, झारखंड में लोहरदगा में हुआ हो, बंगाल में जब रेलवे स्टेशन और रेलवे जलाई गई हो, उत्तर प्रदेश में अन्यत्र भी जो किए हैं, तो जहां जहां पर ऐसे हिंसक आंदोलन CAA के विरुद्ध किए गए, हमको लगता है कि वो एकदम प्रायोजित आंदोलन है कल का भी। और कल का महत्व तो अधिक है क्योंकि श्री ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो भारत को विजिट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो एक इशू पर्पसली बनाया गया है यहाँ पर। और ये कितनी गंभीर विषय है कि जिन्होंने दंगा किया है उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। मेरे पास में भी कुछ 1-2 वीडियो किसी ने भेजे कि प्रत्यक्ष हिंसा वहाँ पर हो रही है। टोपी लगाए हुए लोग घूम रहे, डंडे लेकर, ईंटें लेकर, एक डेड बॉडी को उठाकर वो इधर उधर रख रहे हैं। तो ऐसे सारी प्रत्यक्ष बातें हो रही है। तो अहिंसा की बातें करने वाले, संविधान की रक्षा की बातें करने वाले एकदम सीधे सीधे हिंसा के ऊपर अनेक बार अभी तक पिछले 1-1.5 महीने में उतारू हो गए। मारूफ वकील और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर जफर याब जिलानी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के जरिए बाबरी मस्जिद के बदले में जमीन लेने का फैसला सिर्फ मिल्लत की राय के ही नहीं बल्कि वक्फ एक्ट के भी खिलाफ है। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से बातचीत करते हुए जिलानी ने कुछ और अहम नुकात भी वाज़ेह किए। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यह फैसला किया है कि मस्जिद के एवज मिलने वाली ज़मीन ली जाएगी और उस पर मस्जिद के साथ साथ अस्पताल भी तामीर किया जाएगा और एक लाइब्रेरी की तामीर को भी यकीनी बनाया जाएगा। हमारे साथ जफर याब जिलानी साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जिलानी साहब, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के फैसले से किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जबकि एक्शन कमेटी ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जमाअतुल उलमा ने और दीगर तमाम तंजीमों ने फैसला किया था कि मस्जिद के इवज़ कुछ भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ज़मीन एक्वायर करने का फैसले पर मोहर लगा दी। देखिए, ये तो उन्होंने फैसला किया है जो यकीनन पूरी मिल्लत के राय के ख़िलाफ़ है, लेकिन इस फैसले में भी गलती ये है कि इनको पढ़ना चाहिए था कि एक्ट क्या है। जो अयोध्या एक्विजिशन एक्ट 93 में पास हुआ था उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में लिखा हुआ है साफ कि जो ज़मीन 67 एकड़ एक्वायर की जा रही है उस पर राम टेम्पल बनेगा, मस्जिद बनेगी, लाइब्रेरी बनेगी, म्यूज़ियम बनेगा और अम्यूनिटीज़ के लिए जगह दी जाएगी।
रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जिम्मेदार उलमा भी बोल रहे हैं, दानिश्वर भी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि कोई दबाव है जिसके पेश नज़र जो भी चीज़ कही गई है उसको मान लिया गया है। जिलानी साहब क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तो किसी के बारे में कोई मोटिव इम्प्यूट नहीं कर सकता हूँ। जो लोग अपने आप वहाँ फैसला करने वाले हैं, हाँ ये ज़रूर सुना मैंने कि दो वकला जो थे दोनों ने उसे शायद डिसेंट किया। बाकी लोगों ने क्यों किया, और चेयरमैन साहब खुद हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, उन्होंने क्यों इसको नज़रअंदाज किया कि भाई एक्ट में जो आपको राइट दिया गया था वही लेते। आपने भी दरख्वास्त दी थी कि मलबा आपको हासिल करना है उसके एहतराम के पेश नज़र, तो उसमें क्या कुछ मज़ीद इक़दाम आपकी जानिब से किए जा रहे हैं क्या? अभी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी गई। हम जो हमारे सीनियर वकील धवन साहब से मशवरा करने गए थे तो उन्होंने कहा कि पहले इस वक्फ ट्रस्ट के चेयरमैन को ये बात लिख दी जाए। तो के पारसरन साहब को हमने उस दिन ख़त 18 तारीख को भेज दिया था, 19 को मीटिंग से पहले, और उनसे लिखा था कि अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे ज़फ़रयाब जिलानी साहब जिन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का फ़ैसला जो है वो इस एतबार से बहुत तशवीशनाक है कि अगर आइंदा मस्जिद के अवज़ ज़मीन लेने को नज़ीर बना लिया गया तो मुस्तक़बिल में बड़ी दुश्वारियाँ पैदा हो सकती हैं इस मिल्लत के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं बहुत जज्बात रखते हैं या कहीं ना कहीं जिन्हें यह नज़र आता है कि आने वाला वक्त मज़ीद कुछ पैगामात लेकर इस हवाले से आ सकता है। कैमरामैन SK वर्मा के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के मुताबिक गरीब और दलित मुखालिफ बीजेपी ने अपनी पॉलिसी के जरिए आइन में तरमीम करके मुल्क के दस्तूर को बदलने का मंसूबा जाहिर कर दिया है। बीजेपी के दस्तूर मुखालिफ एजेंडे के खिलाफ आरक्षण बचाओ रैली के जरिए अब कांग्रेस सड़कों पर उतरकर मुकाबले को तैयार है। इसी सिलसिले में आज मेरठ में आरक्षण बचाओ रैली का इनेकाद किया गया। शहर के इंदिरा चौक से लेकर कमिश्नरी चौराहे तक निकाली गई इस रैली में कांग्रेस सूबाई सदर अजय कुमार लल्लू और PL पुनिया ने भी शिरकत की और बीजेपी और RSS को तनकीद का निशाना बनाया गया। देश के संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। दलित और पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करना चाह रहे हैं। पिछले समय उत्तराखंड की सरकार न्यायालय में जाकर यह दलील दी कि आरक्षण दलित पिछड़ों का मूल अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार नहीं। पिछड़े कुचले अल्पसंख्यक जो उनके अधिकार संविधान के अंदर हैं, उनको ये भाजपा सरकार छीनना चाह रही है, दबाना चाह रही है। पूरा बदअमनी का माहौल उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने करके रख दिया है। कहीं भी किसी भी प्रकार का जो संवैधानिक दायित्व है सरकार का, उसका निर्वाह सरकार नहीं कर रही है और तमाम संवैधानिक जो मान मर्यादाएं हैं, जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जो हमारे संविधान के आरक्षण का मौलिक अधिकारों को छीनने का ये प्रयास कर रही है बीजेपी सरकार, षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसको बचाने के लिए हम पूरे उत्तर प्रदेश में आरक्षण बचाओ यात्रा निकालना है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के जरिए तमाम होने वाले मदरसा बोर्ड के इम्तहानात की आज से शुरुआत हो गई। मुंशी, मौलवी, कामिल, आलिम और फाजिल दर्जात के इन इम्तहानात के लिए मेरठ मंडल में 11 मराकज़ कायम किए गए हैं। शहर में 3 सेंटर कायम किए गए हैं, जिनमें 2 सेंटर मदारिस में और 1 इंटर कॉलेज में कायम किया गया है। यहाँ जनपद मेरठ में 11 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें 4151 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और करीब 254 टीचर्स की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है कक्ष निरीक्षक के। उसमें सभी सेंटर, जैसे शहर में जो सेंटर बनाए गए हैं उसमें 1 सेंटर लड़कों के लिए बनाया गया और 2 सेंटर लड़कियों के लिए बनाए गए हैं। इसी तरह से हर जगह कोशिश ये की गई है कि लड़के और लड़कियों के सेंटर्स उनकी दूरी को देखते हुए बनाए गए हैं। बाकी सब जगह टाइम से एग्ज़ाम शुरू हुआ है, सब जगह पेपर्स और कॉपीज़ पहुंच चुकी थी टाइमली सब जगह, और टीचर्स भी सब ड्यूटी पे थे। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए 2 सचल दल बनाए गए हैं। इसके अलावा मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगाई गई है, जो यहाँ पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं और मेरे द्वारा भी लगातार इन परीक्षा केंद्रों पर भ्रमण किया जा रहा है। जो शहर में सेंटर कायम किए गए हैं उनमें 3 सेंटर हैं, जिनमें से 2 मखसूस सेंटर जो हैं वो तालिबात के लिए हैं। आज उसी सेंटर पर हम मौजूद हैं, मनसबी अरबी कॉलेज में। यहाँ पे कुछ तालिबात हैं जो एग्ज़ाम दे के बाहर निकली हैं। किस तरह का पेपर हुआ और क्या इंतज़ामात रहे? जी बहुत अच्छा पेपर हुआ, माकूलात इंतज़ाम थे और पेपर बहुत अच्छा गया। जी जो सेंटर की तैयारी थी यहाँ पे, जिस तरह से इंतज़ामात किए गए, आप लोगों के लिए सब अच्छा रहा? जी सब अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा।
कुछ इन्विजिलेटर्स जो होते हैं वो सब आए यहाँ पे जो निगरानी के लिए आते हैं उसमें? जी सब आए और सबने सब अच्छी तरह से देखा जी। और पेपर भी अच्छा गया, दीनियात का पेपर था, सब इंतज़ाम बहुत अच्छे थे। पहले आप लोगों को नीचे बैठ के पेपर देना पड़ता था और उस तरह के सीट के इंतजाम नहीं थे, टेबल नहीं होती थी, अभी ये सब चेंज हो गया है कैसे? हाँ अभी अब सब चेंज हो गया है, अब कुर्सियाँ मिली हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम था और बहुत अच्छी तरीके से टीचर्स ने अपनी ड्यूटी निभाई है। नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छे से हुआ पेपर, टाइम पर मिला था, टाइम पर लिया मैम ने, और सारी टीचर्स भी निगरानी में थे, सब इंक्वायरी के लिए भी आए थे, सब अच्छा हुआ पेपर, बहुत अच्छा था और इजी भी था। तालिबात के लिए मखसूस मदरसा सेंटर जो है वहाँ पर इन लोगों ने इम्तिहान दिया और इंतज़ामात से मुतमईन नज़र आए हैं ये सब, और उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी जिस तरह के पेपर बने हैं और तैयारियां इन्होंने की हैं उसके मुताबिक ही पेपर आए और उनको कामयाबी हासिल हो। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। करने के तमाम दावों के बावजूद यूपी मदरसा बोर्ड की लापरवाही कहीं न कहीं उजागर हो जाती है। ऐसा ही एक मामला आज मेरठ में मदरसा बोर्ड इम्तिहान के पहले रोज से ही इम्तिहान सेंटर मनसबिया अरबी कॉलेज में भी नजर आया। हालांकि कुछ देर पहले आप तालिबात का रिएक्शन देख रही थी, उनकी तरफ से तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया, लेकिन एक मामला सामने आया है जिसको हम आपको बता रहे हैं कि जहां लिस्ट और नाम स्लिप की जिनसियत के खाने में मेल की जगह फीमेल हो जाने से एक तालिब इल्म का इम्तिहान सेंटर तब्दील हो गया था। ये जिनसियत ताल्लुक से मामला, यानी फीमेल हो जाने से एक तालिब इल्म को काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा। दरअसल मामला ये था कि इन मनसबिया अरबी कॉलेज में जहां लिस्ट और नाम स्लिप की जिनसियत के खाने में मेल की जगह फीमेल हो गया, जिसकी वजह से एक तालिब इल्म का इम्तिहान सेंटर तब्दील हो गया और तालिबात के लिए मखसूस इम्तिहान मरकज़ पर तालिबात के साथ बैठ कर ही उस तालिब इल्म को पर्चा हल करना पड़ा। मुल्क की मुश्तरका विरासत में उर्दू ज़बान बुनियादी हैसियत रखती है। उर्दू ज़बान में आप पूरी हिंदुस्तानी तहजीब का अक्स देख सकते हैं। हिंदी और उर्दू ज़बानों ने मिलकर गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाया है। इन ख्यालात का इजहार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुनक़दा एक रोज़ा कौमी सेमिनार में किया गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में उर्दू अदब में हिंदुस्तानी सकाफत के उन्वान से एक रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। अदबी जलसे की सदारत शोबे उर्दू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साबिक सरबराह प्रोफेसर मुजाविर हुसैन ने की। प्रोफेसर मुजाविर हुसैन का कहना था उर्दू ज़ुबान ने हिंदुस्तान को एक ऐसी तहजीब दी है जिसे ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन है। नफरत का जवाब नफरत नहीं है, नफरत का जवाब मोहब्बत है। जो उर्दू वाले को गाली दे उसको उर्दू का शेर सुना दिया कीजिए, फिर अगर गाली देगा तो आप आके मेरा गरीबान थाम लीजिएगा। जब भी वो कहे उसको शेर सुना दीजिए कि हमने किया मसालेहा इस्लाम व कुफ्र में पानी मिला दिया चाहे जमजम में गंग का। उर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरवीज की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अमल में लाया जाए। ज़बान का ताल्लुक़ अमल से है और कोई भी पैगाम तभी कारगर साबित होता है जब वो अमली तौर पे दिखाई दे। हिंदुस्तानी अकादमी और शोबे उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुश्तरका ताउन से होने वाले इस सेमिनार की काबिल ज़िक्र बात ये रही कि इस सेमिनार में बड़ी तादाद में हिंदी के नामवर अदीबों ने भी शिरकत की। हिंदी अदीबों का ख्याल था कि मुल्क के तहजीबी अक़दार में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही है। उनका कहना था कि तहजीब और सकाफ़त का मतलब यही होता है कि वो दूसरी ज़ुबानों और रहन सहन के असरात कबूल करती है। हम जिस संस्कृति को जी रहे हैं वो एक ग्लोबल संस्कृति है। हमारा पहनावा ही देख लीजिए, हम बिल्कुल अंग्रेजी की तरह पहन रहे हैं। अब पैंट शर्ट टाई सूट, घर में सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है। हिंदी उर्दू ने एक दूसरे से बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ दिया है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब है। उर्दू और हिंदी जो आज हम दो नाम से जान रहे हैं, ये किसी वक्त में हिंदुस्तानी कहलाती थी और ये जैसे जैसे वक्त और दौर बदलता रहता है तो ज़ुबान की शिनाख्त भी बदलती रहती है, उसका नाम भी बदलता रहता है।
सेमिनार में शामिल हिंदी उर्दू के अदीबों का कहना था कि मुल्क की तहजीब की तश्कील में उर्दू और हिंदी जुबानों का मुश्तरका किरदार रहा है। मुकर्रिर ने इस बात पर भी जोर दिया कि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए अदीबों और दानिश्वरों को मिलजुल कर काम करना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। कानपुर में एक एसोसिएशन की जानिब से मेंबरों ने डीएम के दफ्तर में पहुंचकर कुछ शरपसंद अनासर के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने डीएम को मेमोरेंडम पेश किया। उनका कहना था कि पिछले कई दिनों से कुछ शरपसंद अनासर ईसाइयों को मजहबी प्रोग्राम करने से रोक रहे हैं और उन पर मजहब की तब्दीली का इल्जाम लगाकर मारपीट कर रहे हैं। अधिकारी जी को अपने चर्च के माध्यम से, समस्त पादरियों के माध्यम से ज्ञापन देने आया हूं, ताकि पिछले दिनों कानपुर शहर में लगातार चर्चों पर हो रहे जो हमले हैं, पादरियों के साथ बदतमीजी, हमारी आराधना सभा को रुकवाने का जो कुकृत्य बजरंग दल के लोग लगातार करते चले आ रहे हैं, उनके विरोध में यह ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी को हम लोग सौंपने आए हैं। अमेरिकी सदर ने बिजनेस लीडरों से तबादले ख्याल किया। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी भी मौजूद थे। अंबानी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से हिंदुस्तान दौरे के लिए खुश आमदीद कहा। मुकेश अंबानी ने जब खुद के ताल्लुक से बताया कि वो कौन है, तो सदर ट्रंप ने कहा, हाँ, आपने अमेरिका में $7 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। अंबानी ने कहा कि हम 4G चला रहे हैं और जल्द ही 5G करेंगे। उन्होंने सदर ट्रंप से ये भी कहा कि हम दुनिया में ऐसी पहली नेटवर्क हैं जिन्होंने एक भी चीनी कन्वर्टर इस्तेमाल नहीं किया है। मुकेश अंबानी ने सदर ट्रंप से कहा कि मैं आपकी अमेरिका और अमेरिका से बाहर लीडरशिप के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अंबानी ने मजीद कहा कि पीएम मोदी के दौर में इनकम टैक्स में काफी कमी आई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बिजनेस तबका बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी हमें आसानी होती है और हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तानियों के लिए अमेरिका का रवैया हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि जब तक मैं हूं आसानी होगी, मगर अगर मेरी जगह कोई और सदर बना तो काफी नुकसान होगा। You're doing 4G. Are you going to do 5G too? We're the only network in the world that doesn't have Huawei. single Chinese component. It doesn't have. Oh, that's good. Good. Put a bid in. Even a 5G. I have to thank you personally for your leadership. Not only what you've done in the US, but it has had. बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का असेंबली में बड़ा ऐलान। नीतीश ने कहा कि एनपीआर का निफाज पुराने फॉर्मेट पर ही होगा। साथ ही नीतीश ने कहा एनआरसी लाने का कोई मतलब ही नहीं है। एनआरसी लाने से लोगों की परेशानी बढ़ेगी, इसलिए एनआरसी लाने का सवाल ही नहीं है। 19 जनवरी के बाद जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 का था, जो नोटिफाइड हुआ था प्रेसिडेंट के दस्तखत के बाद जनवरी 2004 में, उसके बारे में डिटेल्ड हमने दोनों हाउस का, लोकसभा का, राज्यसभा का, और उसके साथ साथ क्या प्रस्ताव था और क्या जो कमिटी रहती है, जो होम वाला जो देखता है वहां का स्टैंडिंग कमिटी, उसमें कौन कौन लोग थे और उसमें कितनी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में किन्होंने क्या कहा, ये सारी बात है। और वो चीज उसमें एक तो एनआरसी की बात है और दूसरी बात थी कि जो हमारे बाहर जो सिटीजन्स रहते हैं उनकी सुविधा के लिए बातचीत थी। तो उसको लेकर के सर्वसम्मति से पारित हुआ है भाई। और इसके जो चेयरमैन थे, आप जान लीजिए, इसके जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स, उस समय इसके होम अफेयर्स के स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन राज्यसभा से होते हैं। जब से हुआ नहीं, जरा एक मिनट सुना देना चाहते हैं भाई, एक मिनट जरा काइंडली। ये आपको कोई नुकसान नहीं देने वाला है, खाली फैक्ट आप लोग चूंकि बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं। चूंकि भाई एक एक चीज को हमने 19 के बाद देखा है, सारा डॉक्यूमेंट बना करके सबका भाषण, सबका स्टेटमेंट, सब कुछ पढ़ा है हमने, खूब मोटा डॉक्यूमेंट बना है। कहिएगा तो हम उस सब डॉक्यूमेंट का कॉपी लेकर के आप लोगों को भी दे दें, ताकि आप लोग भी पढ़ लीजिए लोकसभा के राज्यसभा में। अब उसके देखिए चेयरमैन कौन थे। चेयरमैन थे प्रणब मुखर्जी साहब। मेंबर्स कौन थे राज्यसभा के? कपिल सिब्बल साहब, हंसराज भारद्वाज जी, मोतीलाल वोरा जी, अंबिका सोनी जी, बीपी सिंघल जी,
जनेश्वर मिश्रा जी, वी मैत्रेयन जी, श्री लालू प्रसाद जी, गुरबत बारगोहिन जी, राम जेठमलानी जी, प्रमोद महाजन जी, अब कई लोग नहीं हैं, श्री ए विजय गर्भन जी, LM सिंघवी जी। और अगर आप लोग, इसमें तो काफी नाम है लोकसभा का, कितना नाम आपको पढ़ करके सुनावे, 15 से लेकर के 44 नंबर तक नाम हम आप बता रहे हैं। खाली 1 मिनट को सुन न, हम 2-3 मिनट है, बात सुविधा देगी। अरे ये सब किसी के खिलाफ बात नहीं है, ये जानकारी है। बैठिए ना। मधुबनी के संग्राम में CAA, NPR और NRC के खिलाफ गुज़िश्ता 30 दिनों से एहतजाज जारी है। इस एहतजाज में आज शरद यादव ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि निकम्मी सरकार इस काले कानून को लाकर आवाम को परेशान कर रही है। आपको बता दें कि अब तक एहतजाज में तेजस्वी यादव, पप्पू यादव समेत दिगर कई बड़े लीडरों की शिरकत हो चुकी है। इस एहतजाज का आगाज मौलाना मुंतजिर और मोहम्मद मूसा समेत दिगर लोगों ने किया था। रोजाना संग्राम शाहीन बाग में हजारों की तादाद में खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान शिरकत कर रहे हैं। NPR और NRC के मुतालिक बिहार के असेंबली में करारदाद पेश की गई। अपोजिशन के मुतालबे पर हुकूमत ने NPR को पुराने फॉर्मेट पर कराने और NRC को नहीं लागू करने की करारदाद पेश की है। इत्तफाक़ी राय से उठाए गए इस कदम को आइंदा होने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात से जोड़कर भी देखा जा रहा है। उधर CAA, NPR और NRC के खिलाफ एहतजाज कर रहे लोग अभी खुश नहीं हैं। पटना के सब्जी बाग में हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने एहतजाज के मकाम पर बैठे लोगों से बातचीत की है। आप देखिए पूरी बातचीत और मुझे दें इजाजत। दादा, सब्जी बाग में 45 दिनों से खवातीन एहतजाज पर बैठी हैं। आप देखिए, आज ही बिहार के असेंबली में NPR और NRC को लेकर करारदाद मंजूर किया गया है। NPR के सिलसिले में हुकूमत ने ये वाज़ेह किया है कि 2010 के फॉर्मेट पे NPR होगा और NRC को लागू नहीं करने के सिलसिले में करारदाद मंजूर किया गया है और इत्तफाक राय से अपोजिशन और बरसरे इक़्तिदार पार्टी ने किया है। तो लोगों से बात करते हैं। आप लोग जो है काफ़ी दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं NPR NRC के ख़िलाफ़ में, CAA के ख़िलाफ़ में, क्या कहेंगे आज के डेवलपमेंट पे? हमारी समझ से ये बात परे है कि NRC का भी तो अब वजूद ही नहीं है, तो उसके खिलाफ प्रस्ताव कैसा पारित हो गया भाई? हम जो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि NPR 2010 के फॉर्मेट पे होगा, तो जाहिर सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लागू किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट NPR 2020 के फॉर्मेट पे कराएगी, तो क्या नीतीश कुमार 2010 की बात पे अडिग रहेंगे और आर्टिकल 131 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जब सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट होता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है 131 के हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट जाने का उनको इख्तियार है। क्या वो इस बात की हिम्मत दिखलाएंगे या सिर्फ पॉलिटिकल बयान तक होकर रह जाएगा? अभी हम खुश नहीं हैं, चूँकि ये जो है मामला CAA NRC NPR के ताल्लुक से उनको खुल करके बात करना, अभी भी कुछ ना कुछ ढकी छिपी बात है। हम इस झांसे में नहीं आने वाले। हम लोग पूरी तरह से खुश नहीं है। खुश हैं, ठीक है, थोड़ा सा कुछ काम हुआ है, इतने दिन हम लोग मेहनत किए तो थोड़ा सा आगे बढ़ी है बात। तो अपनी कामयाबी इसको मानते हैं आप लोग? थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन और पूरी कामयाबी हम लोग को मिलनी चाहिए। हम लोग को ये पूरी मुकम्मल कामयाबी नहीं है। जब तक काला कानून पूरा नहीं हटाएंगे हम लोग हटने वाले नहीं है इधर ना से। हम लोग बहुत झेल चुके, हम नहीं झेलना चाहते हैं। बस इस फैसले से हम एकदम बिल्कुल खुश नहीं है। ये तो झांसा देना है। अगर आपको प्रूफ देना है तो ये तीनों को हटाना होगा। ये मुद्दा बिहार का नहीं है। NRC का जो रेजोल्यूशन नीतीश कुमार ने पास किया है या NPR पे कहें कि 2010 के पैटर्न पर होगा, ये मुद्दा बिहार का नहीं है, ये मुद्दा राष्ट्र का मुद्दा है। इस पर दोनों वर्ड में N लगा है और N का वहाँ फुल फॉर्म नेशनल है। नेशनल का मतलब हम राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने काले कानून CAA पर चुप्पी साध ली, जो आर्टिकल 14-15 का सीधा वायलेशन कर रहा है। तो ये नीतीश कुमार क्या करना चाह रहे हैं, ये खुद कन्फ्यूज है उनको। हाँ, जनता का दबाव तो उनके ऊपर पूरा है, वो उस दबाव को महसूस भी कर रहे हैं और वो जान रहे हैं कि ये बिहार है। यहाँ कितनों ही अनुराग ठाकुर या गिरिराज सिंह बयान दे ले कि हिंदू जागो गोली मारो, इसका यहाँ पर असर नहीं पड़ने वाला। यहाँ जब भी असर पड़ेगा जो वो काम है उसका किए हैं। और नीतीश कुमार का काम सबको पता है कि अभी जो बरसात हुई, सिंपल एग्जांपल, बिहार की राजधानी पटना बिहार को प्रदर्शित करती है। बरसात हुई, लोगों ने कहा बाढ़ है, वो बाढ़ नहीं था, नाली का पानी था। तो जिस प्रदेश के मुखिया से बिहार की नालियां नहीं साफ हो रही, वो क्या विकास करेगा, इस पर बोलने की कोई ज़रूरत